बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी। आइए जुड़िए बिहारी QSJS रिसर्च सेंटर के साथ। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इसमें हम हिमाचल प्रदेश की विद्युत परियोजनाएं करेंगे, साथ में इसमें कुछ एक MCQ सीरीज रहेगी। आपको वीडियो को अंत तक टकटकी लगाकर देखना है। साथ में हम क्या करेंगे कि जो भी कुछ एक जो इम्पोर्टेंट MCQ है और ये जो रहेंगे होलिस्टिक अप्रोच रहेगी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए चलते हैं आज का जो ये सेशन है, पर इससे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। आप अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये जो सेशन है इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आज आप क्या सीखेंगे, एक न्यू अप्रोच है जिसके बारे में आप जानेंगे। और साथ में जो आज हम डिस्कस करेंगे जितने भी MCQ होंगे या जो टॉपिक है हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाएं, ये टॉपिक बार बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। इससे कई क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इसको क्या करना है, आपने अच्छे से मतलब करना है। और इसकी जो अप्रोच रहेगी, आपको ये होलिस्टिक अप्रोच रहेगी कि आपका कोई भी क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से आता है तो छूटे नहीं। और साथ में आपको क्या करना है कि अंत तक देखना है क्योंकि आप काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने वाले हैं। तो करते हैं आज का जो ये सेशन है इसको शुरू, और पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पर इससे पहले कि आपको पेन कॉपी लेकर बैठना है और ये जो 2 क्वेश्चन है इसके आंसर करने हैं। लास्ट में इसके आंसर मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको ये आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो तब भी आप इसका आंसर ज़रूर सुनिएगा। ये क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आइए चलते हैं, आज का जो टॉपिक है हिमाचल जल विद्युत परियोजनाएं। तो ये हिमाचल प्रदेश जो है एक छोटा सा प्यारा सा, जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश जिसका नाम है हिमालय के पश्चिमी भाग में बसा हुआ है। तो उस हिमाचल प्रदेश की जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। पर आज का जो ये पार्ट रहेगा आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा। इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम जो बातचीत करेंगे तो इसमें हमने जो इंट्रोडक्टरी पार्ट का जो एक मतलब डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें हम क्या देखेंगे कि जो स्रोत होते हैं 2 तरह के होते हैं। और ये जो स्रोत होते हैं इसके बारे में आपको जानना है। क्यों जानना है? क्योंकि सबसे पहले जो मैं आपसे बातचीत करूं तो जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो भी एक स्रोत है। और स्रोत क्या होता है जिससे हमें क्या मिलता है, कुछ फ़ायदा मिलता है जो हमारे जीवन को जीने के लिए कोई ना कोई रोल प्ले करता है, इसे स्रोत कहते हैं। तो आइए चलते हैं, आज का जो मतलब ये स्रोत का सेशन है। स्रोत 2 तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं नवीकरणीय, दूसरे को बोलते हैं अनवीकरणीय। तो ये जो नवीकरणीय स्रोत है, अनवीकरणीय स्रोत है, इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि नवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं और अनवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं। जो ये नवीकरणीय है, याद रखिएगा, नवीकरणीय स्रोत जो है, पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नवीकरणीय स्रोत जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो नवीकरणीय स्रोत जब बातचीत आएगी तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि ये जो स्रोत है इन्हें बनने में या इनकी प्राप्ति कुछ समय के बाद की जाती है। मीन्स 2 महीने हो सकते हैं, 1 साल हो सकता है या 2 साल हो सकते हैं। बोलने का मतलब काफ़ी कम समय में इनकी प्राप्ति की जा सकती है। इंग्लिश में इसको रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो स्रोत है जिसको हम नवीकरणीय स्रोत बोल रहे हैं, इसका एक अन्य नाम है। अन्य नाम क्या है कि इन्हीं स्रोत को हम क्या बोलते हैं, इन स्रोत को हम गैर परंपरागत स्रोत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैर परंपरागत स्रोत भी बोलते हैं, परंपरागत। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, गैर परंपरागत स्रोत और साथ में नवीकरणीय स्रोत, रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्स, ये सिनोनिमस है आपस में। तो यहाँ से आपको ये अप्रोच लेनी है। फिर इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल जैसे कि आपके पास पवन ऊर्जा है, आगे आप डायग्राम देख सकते हैं कि सोलर एनर्जी है, साथ में हाइड्रो पावर एनर्जी जिसे आज हम करेंगे, आप देख सकते हैं। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भूतापीय एनर्जी जिसको हम टाइडल एनर्जी बोलते हैं, तो ये भी देख सकते हैं आप, जियोथर्मल एनर्जी जिसे कहते हैं। आगे नेक्स्ट वन यहाँ पर लिखा हुआ है ज्वारीय ऊर्जा। तो ये भी जो है ज्वारीय ऊर्जा जो है
ये भी हमारे सामने एनर्जी का एक रूप है, और जो वेव्स होती है उसकी जो उसकी मतलब मोशन होता है, उससे ये ज्वारीय एनर्जी जो है क्या की जाती है, प्राप्त की जाती है। साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है विद्युत ऊर्जा, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने ये सोचा था कि विद्युत ऊर्जा जो है या जल विद्युत जो परियोजना होती है या जो हाइड्रो प्रोजेक्ट होते हैं उसको किस कैटेगरी में रखते हैं, तो ये नवीकरणीय ऊर्जा के कैटेगरी में रखते हैं। अगर इसको मैं आपको ना बताता तो भी क्या था, आपके लिए एक दुविधा वाली बात थी। तो आगे जो आप देखेंगे ये अनवीकरणीय स्रोत है। अब अनवीकरणीय स्रोत की जब भी बातचीत आए तो मैं एक बात और आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। इसे इंग्लिश में नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्स कहते हैं, याद रखना, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्स कहते हैं। दूसरी बात क्या है कि नेक्स्ट वन, इसे परंपरागत एनर्जी के स्रोत भी कहते हैं। परंपरागत, तो ये जो परंपरागत एनर्जी के स्रोत है वो भी इन्हीं का नाम है। आपसे क्वेश्चन किसी भी एंगल से पूछा जा सकता है। ऐसे पूछ सकते हैं कि अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं, आपको ऑप्शन मिलेंगे। और ऐसा भी पूछ सकते हैं कि परंपरागत एनर्जी के स्रोत कौन से हैं। दूसरी बात क्या होती है कि आगे नेक्स्ट वन जो है, इन्हें क्षय ऊर्जा के स्रोत भी कहते हैं। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल आपके सामने हैं, जैसे कि तेल यहाँ पर जो हमारा डीजल है, पेट्रोल है, इसकी बातचीत की है। प्राकृतिक गैस जैसे जितनी भी गैसेस है, एलपीजी है, सीएनजी है, उसके बाद कोयला और परमाणु ऊर्जा, ये जो सारे के सारे स्रोत है, इन्हें बनने में, अनवीकरणीय स्रोत को बनने में लगभग 15 से 20 वर्ष लग जाते हैं। तो इसको बनने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं अनवीकरणीय स्रोत। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि नवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं और अनवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं। और साथ में यहाँ पर आप इमेज भी देख सकते हैं, जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोत है उसकी इमेज आप देख सकते हैं। फॉसिल फ्यूल की बात की है, कोल की बात की है, न्यूक्लियर की बात की है, न्यूक्लियर गैस की बात की हुई है। तो ये सारे के सारे एनर्जी के रिसोर्स है। साथ में नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोत है, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत इन्हीं को कहते हैं, अनवीकरणीय स्रोत इन्हीं को कहते हैं, क्षय एनर्जी के स्रोत भी इन्हीं को कहा जाएगा। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए हैं। और अगर समझ गए हैं तो एक कमेंट तो बनता है, लाइक भी बनता है, और साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा। आगे जो हम नेक्स्ट इसका जो अब पार्ट करेंगे तो उसमें हमें क्या देखना है कि हिमाचल प्रदेश की नदियाँ कितनी हैं, क्योंकि जो प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं वो प्रोजेक्ट नदियों के ऊपर बनाए जाते हैं। तो हम हिमाचल प्रदेश जो एक छोटा सा जिला क्या बोलते हैं, स्टेट है, सॉरी, तो उसके अंदर की कौन कौन सी नदियाँ बहती है, पहले उनके बारे में बातचीत करते हैं। तो विद्युत उत्पत्ति क्षमता देखेंगे इनकी, और कितनी नदियाँ हैं, यहाँ हम यही बातचीत करेंगे। नदियों के टॉपिक में नदियों को डिटेल में करेंगे। तो सतलुज, ब्यास, चिनाब, रावी, यमुना। तो ये विद्युत उत्पत्ति के आधार पर ये जो मैंने क्रम लगाया हुआ है, ये आपका जिसको हम अवरोही क्रम बोलते हैं, जिसको हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, उसमें है ये। बोलने का मतलब है सबसे ज़्यादा जो विद्युत उत्पत्ति क्षमता है वो रिवर सतलुज की है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। लगभग 13,320 मेगावाट की कैपेसिटी है सतलुज में एनर्जी को जनरेट करने की। और कैसी एनर्जी है, हाइड्रो पावर जो एनर्जी है या जिसको हम जल विद्युत ऊर्जा बोलते हैं, वो उत्पादित करने की क्षमता सतलुज के पास है। और दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि सतलुज हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। 320 किलोमीटर हिमाचल में ये रास्ता तय करती है या बेसिन बनाती है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पत्ति क्षमता किस रिवर में है, तो सतलुज में है। उसके बाद आपको सिक्वेंस में लगाने के लिए आ जाए तो ये आपके पास सही सिक्वेंस लगा हुआ है, सतलुज, ब्यास, चिनाब, रावी, यमुना। ये जो है सिक्वेंस ऐसे लगा हुआ है कि सबसे ज़्यादा जो उत्पादित करती है जल विद्युत ऊर्जा वो सतलुज रिवर करती है। उसके बाद ब्यास का नंबर आता है, फिर चिनाब का नंबर आता है, फिर रावी का और फिर यमुना का। यमुना लगभग 840 मेगावाट एनर्जी को प्रोड्यूस करने की क्षमता रखती है। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से मतलब जान गए होंगे। अगर आपको पता था तब भी आपकी रिवीजन होगी। तो चलते हैं आगे। अब कल का टॉपिक जो होगा इससे आगे करेंगे। और आज के कुछ जो क्वेश्चन है उसको देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है।
ये जो आप क्वेश्चन है आपके सामने कि ओजोन परत क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है, तो ये जो है ये रेफ्रिजरेटर होता है। इससे जो भी गैसेस निकलती है, जो हमारी ओजोन परत जो समताप मंडल में स्थित है उसको क्या कर देता है ये उसको मतलब उसमें छेद कर देता है, उसको मतलब वीक कर देता है, जिससे जो यूवी होती है, यूवी क्या करती है कि अर्थ पर आ जाती है और हमारे ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनके लिए स्किन का कैंसर का कॉज बनती है और अन्य कई जो पेड़ पौधे हैं उसको भी इफ़ेक्ट करती है। इसके साथ ही आपको ओजोन का फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, O3 इसको याद रखना है। साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो 16 सितंबर होता है उस दिन ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ से आपको यही सीखना था। नेक्स्ट वन जो इम्पॉर्टेंट जो आपका क्या बोलते हैं क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने है। तो क्वेश्चन क्या है, पारा किस ताप पर जम जाता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पारा का जो फॉर्मूला होता है Hg होता है, जिसे हम मरकरी कहते हैं। आपको पता होगा पारा एक धातु है। और दूसरी बात क्या होती है कि इसे क्विक सिल्वर कहते हैं, क्योंकि इसका जो कलर होता है सफ़ेद होता है, चांदी की तरह होता है। साथ में आपको ये भी पता होगा कि चांदी जो है गुड कनेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसी वजह से ये क्या होता है कि जो पारा होता है, पारा का कलर सफ़ेद होता है और साथ में इसमें भी क्या रहता है, जो ये भी कनेक्टिव इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्टर होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है। एक बात। दूसरी बात क्या है कि जो पारा है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलता है। कमरे के ताप पर जो कमरे का ताप होता है उस पर ये द्रव अवस्था में मिलता है। किस अवस्था में? द्रव अवस्था में। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सी धातु मिलती है, तो ये धातु जो है पारा है। दूसरी बात जो है, पारा जो किस ताप पर जमता है, तो इसका सही आंसर जो बी है -39 डिग्री सेल्सियस, इस पर ये जम जाता है। तो आई होप आपको इसके बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। आगे चलते हैं, आगे के क्वेश्चन क्या है आपके सामने है। कौन सा तत्व धातु और गैर धातु के रूप में रासायनिक व्यवहार करता है। देखो यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या है, पहले क्वेश्चन का मतलब समझिएगा फिर आप आंसर कीजिएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि कौन सा तत्व एक धातु भी होता है, गैर धातु भी होता है। इसका मतलब है उपधातु। उपधातु को इंग्लिश में मेटलॉइड बोलते हैं, उपधातु। तो उपधातु कौन सी होती है, तो आपको ये बताना है। तो इसमें जो बोरोन होता है वो क्या होता है, उपधातु की कैटेगरी में आता है। तो ये अच्छे से याद रखना है। उपधातु क्या होता है, उसमें धातु की फीचर भी होती है और अधातु की भी फीचर होती है। अब मेटल और नॉन मेटल आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम कुछ दिनों के बाद इसको कर लेंगे। अभी आपको यहाँ से यही सीखना है। दूसरी बात, ये क्वेश्चन है RH फैक्टर सबसे पहले किस जीव में पाया गया था। तो जो RH फैक्टर था वो जो मंकी था, बंदर था, उसमें पाया गया था। अभी यहाँ पर RH फैक्टर के बारे में आपको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ इसे क्वेश्चन की तरह लेना है। जब हम साइंस के टॉपिक करेंगे तो वहाँ RH फैक्टर के बारे में आपको प्रैक्टिकली ये टॉपिक करवाया जाएगा। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि RH फैक्टर सबसे पहले किस जीव में पाया गया था। तो ये बंदर था, जिसको मंकी बोलते हैं। और आपको पता होगा हमारे एंसेस्टर भी क्या माने जाते हैं, मंकी माने जाते हैं। और ह्यूमन बीइंग का जो पहला एंसेस्टर माना जाता है होमो सेपियंस माना जाता है। ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। आगे नेक्स्ट वन जो अब इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपके सामने है, कौन सी हिमाचल की द्वितीय आधिकारिक भाषा है। तो ये 2019 की बात है। वैसे तो ये जो कौन सी हिमाचल की द्वितीय आधिकारिक भाषा है, क्या आप मुझे एक कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की राजभाषा कौन सी है। अब आगे जो ये द्वितीय आधिकारिक भाषा बनाई गई है, ये संस्कृत बनाई गई है और ये घटना 2019 की है। 2019 के बाद ये डिसीजन लिया गया था। आगे क्या देखना है कि आगे वाली जो आपके पास घटना है वो घटना ये है कि आपको ये तो पता होगा कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है। तो पहाड़ी राज्य के साथ साथ ही यहाँ की हिमाचल प्रदेश की जो लिपि है वो कौन सी है, क्या आप लिपि का नाम लिख सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और इम्पॉर्टेंट भी है, यूनिक भी है। धाजा कहाँ का लोक नाट्य है। देखो ये धाजा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धाजा क्यों इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखना, धाजा
कहाँ का लोक मतलब नाट्य है? तो धाजा जो है ये बिलासपुर का लोक नाट्य है। कहाँ का? बिलासपुर। तो ये जो बिलासपुर है आपको पता होगा जब हिमाचल प्रदेश बना तो उस वक्त बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में नहीं मिला था। एकमात्र ऐसी रियासत थी जो हिमाचल प्रदेश में नहीं मिली, वो अलग रहना चाहती थी, लाइक जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और साथ में हैदराबाद। जब भारत आज़ाद हुआ तो ये भारतीय संघ में नहीं मिलना चाहते थे। डिट्टो ऐसा ही बिलासपुर ने किया और ये हिमाचल प्रदेश की घटना है। तो इस बिलासपुर में धाजा त्यौहार मनाया जाता है। देखो धाजा त्यौहार जो है ये स्वांग से जुड़ा हुआ। स्वांग का मतलब होता है नाटक करना। स्वांग का मतलब होता है स्वाद करके, स्वाद विवाद करके लोगों का मनोरंजन करना, नाच गा कर। और ये स्वांग जो होता है ये स्वांग किसी बाबा का हो सकता है, जो हमारे सोसाइटी में कुछ एक जो देवी देवताओं से रिलेटेड घटनाएं होती है उसको लेकर हो सकता है, या जो हमारे देवी देवता है उनकी याद में ये स्वांग किया जाता है। तो यहाँ पर मैं एक इमेज दिखाना चाहता हूँ और इस स्वांग में आग हाथ में लेकर या अपनी जो बॉडी होती है उस पर कालिख लगाकर इसमें क्या होते हैं डिफरेंट कर्तव्य दिखाए जाते हैं। जो स्वांग करने वाला पर्सन होता है वो कई बार मुंह में आग डाल देता है और यहाँ तक वो क्या करता है उस आग को निगल जाता है। ऐसे कर्तव्य दिखाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं एक इमेज दिखाना चाहता हूँ। ये आप देख सकते हैं जो ये स्वांग करने वाला व्यक्ति होता है कुछ इस तरह उसका हुलिया होता है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ तो इसमें गा कर क्या करते हैं लोग, जो तबला वादक होता है, हारमोनियम वादक होता है, चिमटा, साथ में डफली ये बजाया जाता है। और जो लोकल डायलेक्ट है बिलासपुर की उसमें इसको मतलब जो गाना बजाना होता है उस डायलेक्ट में होता है। और जो ये सॉन्ग करने वाले होते हैं ये काफ़ी मनोरंजन के साथ लोगों का भी मनोरंजन करते हैं। और ये ऐसा ही मान के चलो जैसे गद्दी का नवाब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिमिलरिटी रहती है ऐसी। और साथ में जैसे हमारा कांगड़ा का जगराता है, कहीं ना कहीं इस तरह इसमें सिमिलरिटी देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, जैसे मतलब मनोरंजन की दृष्टि से देखा जाए तो। आगे नेक्स्ट में जो क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा NH कौन सा है? तो पहले NH7 हुआ करता था, अब इसका नामकरण बदल दिया गया है। तो NH44 जो है हमारे भारत का सबसे लंबा NH है। क्या इसकी आप लंबाई बता सकते हैं कि कुल लंबाई कितनी है? और आप देख सकते हैं यहाँ मैप में ये जो है जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसकी मीज जो लंबाई है वो देखने को मिलती है। आगे नेक्स्ट वन जो है परियोजना का क्वेश्चन है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर बनी है? तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो तुलबुल परियोजना है ये किस नदी पर बनी है? तो आपको इस नदी का नाम बताना है। तो ये झेलम नदी है। अब आपको पता होगा झेलम नदी कहाँ पर बहती है? तो ये जम्मू कश्मीर में एक झील है शेषनाग, वहाँ से निकलती है, बाद में पाकिस्तान में चली जाती है। तो इस नदी के ऊपर ये तुलबुल परियोजना बनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का, उस ज़िले में ये तुलबुल परियोजना देखने को मिलती है। तो आई होप आपको ये अच्छे से पता चल गया होगा जो हमने डिस्कस किया। और अगर आपको पता नहीं चला तो आप क्या कर सकते हैं, जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद नहीं आया तो इसको डिसलाइक कर सकते हैं, अगर पसंद आया तो इसको लाइक कर सकते हैं। पर आपने डिसलाइक क्यों किया इसका रीज़न ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। आगे क्या आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, इसके लिए एक कोट मैंने मतलब बनाया हुआ है। आपको क्या करना है, बड़ों का रखना है ध्यान, बड़ों का रखना है ध्यान, उनका करना है सम्मान, छोटों से करना है स्नेह और प्यार, पर्यावरण और सेहत का रखना है ध्यान। ये होना चाहिए हमारी ज़िंदगी का परम काम। तो आगे क्या करना है कि नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आपको मतलब नेक्स्ट सैटरडे को मिलेगी। साथ में आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखना है और जो क्वेश्चन पूछे हैं उसका कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करना है। धन्यवाद। जय हिंद।